नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुंबई पंच नए भारत का शोर में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मनाने वाला है। तो शताब्दी वर्ष होने के उपलक्ष्य में हमने बुलाया है हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही गेस्ट को जिन्होंने संघ के ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, जिन्होंने पूरी थीसिस लिखी हुई है आरएसएस पर। तो ये हमें गाइड कर पाएंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या और ये किस तरह से कार्य करता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रतन शारदा जी का हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। तो मैं तो आपसे यही पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आपका जुड़ाव संघ से कैसे हुआ। सबसे पहले आपको बधाई दे दूं, आपका नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है धन्यवाद। और सफल हो आपका प्रोग्राम। आई मे प्रूव बी लकी मास्कॉट फॉर यू होपफुली। और आपने जैसे पीछे सारी सजावट की है, सारे संगीत की, तो मुझे याद आता है कि कल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गीतों का एक कलेक्शन सुप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन जी ने रिलीज़ किया है मोहन जी भागवत जी के साथ। उसके पहले 2 दिन पहले प्रार्थना उन्होंने गाई, वो भी रिलीज़ हुई है। तो ऐसा एक संगीतमय शुरुआत इस वर्ष को हुई है। तो इसके लिए आनंद है, हमें भी, सभी को आनंद है सर। वही एक बात है कि ये संघ परिवार से लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये पूरे मतलब विश्व का, मैं कह सकती हूँ विश्व का सबसे बड़ा एक गैर शासकीय संगठन है जिससे लोग एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं। इसकी पहुँच घर घर तक पहुँचती जा रही है। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, परम पूज्य गुरु जी जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था एक बार कि 2 ही तरह के हिंदू हैं, जो स्वयंसेवक हैं या स्वयंसेवक बनेंगे। जी। तो किसी से भी कटुता मत रखो, किसी से भी दुश्मनी मत रखो, अपने ही लोग हैं सारे। जी। इनफैक्ट जब बंदी के बाद में, जब संघ से बंदी उठी 1950 में जब काम शुरू हुआ, तो गुरुजी ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव। अपने जब दांत जीभ को काटते, हम दांत नहीं तोड़ते, अपने ही लोग थे। इस महान दिल के साथ, जब इस खुले दिल के साथ काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे ही। आपको धक्का मारना पड़ता है, अगर आपको कटुता लानी पड़ती है ताकि लोग आपसे बात ना करें। हमारा उससे उल्टा है, विरोधी से भी प्रेम से बात करना, उनको भी साथ में लेना, समझाना। कोई जल्दी समझता है, कोई कई सालों बाद समझता है, कुछ लोग 20-20, 30-30 साल बाद समझते हैं, लेकिन समझ तो सब जाते हैं। तो मुख्य कारण यही रहा। वर्ग है सर जो, जिन्हें हम लिबरल्स कहते भी हैं, कि जो लोग संघ की जो मानसिकता है उससे उनका मिलाप नहीं बैठता है और वो उसके एंटी जाते हैं। तो उनके लिए उसका कारण है कि लिबरल शब्द का गलत व्याख्या आप कर रही हैं जी। लिबरल का ओरिजिनल मतलब होता है कि जो हर विचार को स्वीकार करे, हर विचार से खुलकर बात करे, स्वीकार ना भी करे तो अगर वो नहीं ऐसा करते तो लिबरल कैसे हुए? फिर संघ वाले लिबरल हुए जो कि हर विचार से बात करते हैं, हर विरोधी से भी बात करते हैं, सबसे खुलकर बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। तो इसका मतलब हम लिबरल हुए, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा ही लिबरल है। ये बात तो वो सही कहते हैं हर जो बोले वो हर सत्य है, कोई भी गलत नहीं है, और आपका भी रास्ता सही, मेरा भी रास्ता सही है। जो हिंदुत्व की मेन व्याख्या है, वो व्याख्या, जो व्याख्या मानता है इस बात को कि हर सत्य पर हर रास्ता पहुंच सकता है, और जो हर रास्ते की उतनी कदर करता है या उसका सम्मान करता है, तो नेचुरली वो लिबरल हुआ। जो कहेगा कि मेरा विचार सत्य वरना नहीं, संघ में कोई कैंसल कल्चर नहीं है जी। संघ में कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं होता। जैसे संघ को अनटचेबल बना के रखा था इतने साल तक जी। और आपको मीडिया में नहीं देखने देंगे, आपका कुछ छापेंगे नहीं, आपके प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे, आपके विचार नहीं रखने देंगे। ये जो सो कॉल्ड लिबरलिज्म था, वो तो फाशिज्म था। क्योंकि फाशिज्म मतलब होता है कि अपनी विचारधारा जब दूसरे पे जबरदस्ती थोपे, और विदाउट वायलेंस और विद वायलेंस, तो उसको फाशिज्म कहते हैं। तो संघ ने कभी किया नहीं, हिंदुओं ने कभी किया नहीं, तो जिन्होंने ये कहा वो फाशिस्ट हुए वास्तव में। तो यही कारण है मुख्य रूप से कि हम सबको अपना मानते हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ होती है। और दूसरे कई कारण है। एक तो आप एक मुख्य रूप से विचार का रखा, दूसरा जो लोगों से लोग जोड़ना जी, उनसे प्रेम के संबंध बनाना, निस्वार्थ भाव से संबंध बनाना, उनके घरों तक पहुँच रखना, उनके हर समय, उनके हर काम में, हर जगह खड़े रहना साथ में, बिना स्वार्थ भाव से। जब ये करते हैं तो वो संबंध परमानेंट हो जाते हैं जी। कोई नाराज भी होगा वापस आएगा, और जो देखता है कि इतना मुझे प्रेम मिल रहा है, ऐसे कई किस्से हैं कि जहाँ पर वो विरोधी था, उसके घर में कोई समस्या आई, अपने लोग जाकर खड़े हो गए, उसका मदद की, तो उसको लगा कि मैं तो गलत मान रहा था, उस संघ से जुड़ जाता है।
हाँ, ऐसे भी उदाहरण बहुत मैंने बहुत से लोगों को देखा है। अभी आपने ये बात निकाली थी, तो संघ को लेकर आपने किताब भी लिखी है इस पर कि कई सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग वास्तव में जानते भी नहीं हैं कि वास्तविक कार्य क्या कर रहे हैं ये। और जैसा कि आपने कहा कि बंदी लगा दी गई थी, इसकी जो भी काम थे, जो भी अच्छी चीज़ें थी, वो प्रकाशित ही नहीं होने दी गई। तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो वास्तव में जानते हैं कि संघ ने किस किस स्तर पर किया है। कारगिल युद्ध के समय तो मैंने खुद देखा है कि संघ ने कितना सहयोग किया है। इसके पहले भी मैंने कहीं आपको ही सुना था कि चाइना से युद्ध के समय भी संघ ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था और बाद में नेहरू कल जी की ने। बात लीजिए, टीवीके का जो बहुत भयंकर स्टैम्पीड का ट्रेजेडी हुई है तमिलनाडु में, आज मुझे समाचार मिला संघ के स्वयंसेवक गए हुए उनकी मदद करने के लिए, जबकि टीवी के डीएम के दिन रात गाली देते संघ को। पर जो आए थे वो तो किसी के विरोधी नहीं है, उनका तो किसी लेना देना नहीं विचारधारा से, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बिना भेदभाव के, बिना राजनीति खेले स्वयंसेवक वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। कितनी बार जम्मू कश्मीर में बाढ़ में या किसी भी तरह की फ्लड में हमेशा ही संघ के लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्लेन क्रश के टाइम भी संघ के लोगों ने आके अभी गुजरात में मदद की। तो वही सर, और ऐसा आप बता रहे हैं कि ये इस पे बंदी भी लगा दी गई थी, तो वो क्या कारण था, क्यों इतनी एंटी थे ये? आप खुद रहे, एबीवीपी में रहे आप इतने साल, इसके अलावा आप इमरजेंसी के टाइम पे आपने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है सर। इमरजेंसी के टाइम में जो वो 21 महीने थे, उस टाइम पे जो बंदी लगा दी गई थी संघ पे, उसके विषय में कुछ अगर आप बताएंगे। देखिए, संघ के प्रति ये दुश्मनी का भाव तो हर लोगों का रहा है। ब्रिटिश ने भी कोशिश की थी। 1932 में उन्होंने एक कानून लाया था, 1930 में, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ में नहीं जाएगा। 1930 की बात करता हूँ, जबकि संघ का काम बहुत कम था। बाद में देखा असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने 1932 में फिर एक कानून लाया जिसके अंदर सरकारी नौकर नहीं तो जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो भी संघ में नहीं जाएंगे। और उसके विरोध में बाद में मध्य प्रांत के असेंबली के अंदर उसके विरुद्ध प्रस्ताव आया, जिसके अंदर डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत मेहनत की और ये जो कानून था उसको सेंसर करके हटाया गया। हालांकि पावर नहीं थी असेंबली के पास, कानून तो रहा, लेकिन उसके विरुद्ध कांग्रेसियों ने, मुसलमानों ने, सब ने उसके साथ में खड़े रहे कि ये बंदी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, और क्यों नहीं कोई उसमें जा सकता, ऐसा क्या है उसके अंदर कि नहीं जाना चाहिए। अब्दुल रहमान करके कांग्रेस के मुस्लिम थे, उन्होंने ही बड़ा उसका साथ दिया। तो ये मध्य भारत की बात है। और मज़ेदार बात है कि वही कानून का आज तक अलग अलग रूप में मध्य प्रदेश में, अन्य क्षेत्रों में जो सरकारी नौकरी वाला बंदा नहीं जाएगा संघ में, 1932 में कांग्रेस की देन है। 1947 में आते हैं तो क्योंकि इतना काम किया था पार्टीशन में, कश्मीर में इतने लोगों का बलिदान हुआ, कश्मीर को बचाने में बहुत बड़ा संघ के लोगों का सहयोग रहा। स्वयंसेवक जाते थे 70-80, वापस आते थे 8-10, 20 जाते थे, 4 वापस आते थे, क्योंकि सेना के साथ जाना है, बमबारी भी होनी है, उनका उसको सुरक्षा कवच भी नहीं है, सामान उठा के लाना, वहाँ पर जो भी एयरफोर्स गिराती थी, रास्ते बनाना, पुल बनाने में मदद करना, सब उन्होंने किया। तो वहाँ कई लोग बलिदान हो गए। पार्टीशन के समय हिंदू सिखों को बचाने के लिए, उनके लिए मोहल्ले मोहल्ले में उनके लिए देखभाल करने के लिए, सुरक्षा में खड़े रहे, उनको आगे पहुंचाना, उनका रिहेबिलिटेशन करना, इस दौरान बड़े स्वयंसेवकों की बलि चढ़ी। तो इसके कारण बहुत पॉपुलर था संघ। यानी 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, 7 अगस्त को गुरुजी सिंध में भाषण दे रहे हैं और उनको बिल्कुल साथ में खड़ा कर रहे हैं। समिति, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वहाँ पर जाती है, वो भी वहाँ पर संचालन भी लेती है और कहती है हम आपके साथ खड़े हैं। जो महिलाओं पे केस है उनको लेकर जाना, छुपा के बाहर मुंबई वगैरह में उनको रखना, ये सब सेविका समिति ने किया। तो आखिरी समय तक संघ के स्वयंसेवक एकमात्र थे जो खड़े थे। जो पॉपुलैरिटी थी, जैसे बीबीसी ने कहा कि भाई अगर नेहरू के सामने पॉपुलैरिटी में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है तो श्री गुरु जी, उसने देखा क्या हाल है जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर। तो उसके कारण एक राजनीतिक ईर्ष्या, राजनीति का सबसे बड़ा जो समस्या ईर्ष्या है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। यानी सारी गुडविल है तो हम कांग्रेस को भंग भी नहीं करेंगे, जबकि गांधी जी ने कहा था कांग्रेस भंग करके अलग विचारों के अलग अलग दल बन सकते हैं। और सामने अगर कोई खड़ा नहीं है तो एक संघ कहाँ से आ गया। तो गुरुजी ने बार बार कहा हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति के अंदर, लेकिन वो माने नहीं। तो ये उससे पहले ही, 1 साल पहले उसके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया था, संघ को बंद करो। महाराष्ट्र में प्रस्ताव पास हुए, दिल्ली में प्रस्ताव पास हुए, संघ वालों के ऊपर झूठे केस बने यूपी के अंदर। करते करते जैसे ही गांधी जी की हत्या हुई उनको मौका मिल गया। उससे सरदार पटेल कहते थे कि संघ कांग्रेस के साथ काम करे, नेहरू का कहना था कि वो इसको बैन करो, क्रश करो। उस विचारधारा में गांधी जी कहता एक बहाना मिला, उसके कारण बैन लगा। लेकिन फिर नेहरू जी की मानसिकता बदली है संघ के बारे में? अभी कितनी बदली तो बात की बात है, लेकिन उस समय जो था, यानी ये तहकीकात के 1 महीने के अंदर सीआईडी ने कह दिया कि संघ का हाथ नहीं था, संघ ने मिठाइयाँ नहीं बांटी। इसके बावजूद कई महीनों तक ये सारा तांडव चला। 77,000 स्वयंसेवक जेल में गए, सत्याग्रह में, बहुत अत्याचार से नौकरियां गई, घर गए,
और कईयों के घर जलाए गए। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल था, यानी पूना से लेकर कोल्हापुर सांगली की बेल्ट तक सैकड़ों स्वयंसेवक को तो हज़ारों भी हो सकते, गिनती नहीं है क्योंकि न्यूज़ सारा दब गया। कुछ 8,000 बताते हैं, कुछ कम बताते हैं। मैं ऐसी महिलाओं को मिला हूँ जिनकी माँ उनको गोद में लेके कूद पड़ी थी, फर्स्ट फ्लोर के घर को आग लग गई थी, और किसी का स्टूडियो पूरा जल गया था, भालजी पेंढारकर का। ये सारा करते हुए जब बाहर आए तो उसके बाद बंदी हटी। फिर 1975 में उनको लगा कि भाई अगर इमरजेंसी लगाई है तो संघ को नहीं रोकेंगे तो कैसे हमारा प्रभाव बढ़ेगा, तो फिर संघ पे बंदी लगाई। उस संघ पे बंदी अकेले नहीं लगी, इसलिए कि छोटे मोटे और संगठनों को रगड़ दिया साथ में। और बाद में 1993 में तो ये राम जो बाबरी ध्वस्त थी उसके बाद तो उन्होंने बैन लगाया, वो भी उठा। यानी 1950 का जो बैन था उसको उन्होंने ये कह के उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बनाओ, हमने बना दी। जबकि कांग्रेस के पास भी स्थापना के 14 साल तक कोई भी संविधान नहीं था रिटर्न। संघ ने बना दिया, जो काम करते थे संविधान बना दिया। एक बात पे अड़े कि बालों को नहीं शाखा में आने देना, तो गुरुजी ने मना कर दिया, बाल तो शाखा में आएंगे, आपको बैन उठाना है तो उठाओ, नहीं तो मत उठाओ। उसके बाद में वो बैन उठा केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन देने के बहाने, और कोई शर्त नहीं थी। लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई ने मुंबई असेंबली के अंदर स्पष्ट कहा कि कोई शर्त के बिना सारा बैन उठाए। 1993 में कोर्ट ने बैन उठाया। तो ये चलता रहा उनका, क्योंकि उनको बेसिकली भारत से जुड़ी विचारधारा, क्योंकि वो सारे पश्चिम विचारधारा से जुड़े हुए, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, विदेशी विचारधारा से जो पनपे थे वो लोग, जिनको भारत लगता था 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, हम कहते थे 10,000 साल पुराना या चिरंतन चिरकालिक ये कंटिन्यूस चलने वाला राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये विचार का मेन टक्कर थी। तो कैसे पसंद करते, क्योंकि कम्युनिस्ट से बहुत प्रभावित थे, नेहरू जी प्रभावित थे, गुरु जी ने इंदिरा जी ने तो आउटसोर्स ही कर दिया था JNU वगैरह में सारा एकेडमिक्स। हाँ, वो तो अभी भी चल रहा है। तो इसके कारण उस विरोध उस बात का है, कम्युनिस्ट की विचारधारा के पर्दे के अंदर विरोध इस बात का है कि भाई राष्ट्रीय विचारधारा न पनपे, इस राष्ट्र के बारे में गौरव न हो। कि कम्युनिस्टों ने कहा भाई देश के 18 टुकड़े होने चाहिए, कैबिनेट कमीशन को उन्होंने मिशन को लिख के दिया उन्होंने। तो ये सारे उनके विचार थे। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने प्रस्तावना पास की। पाकिस्तान को हक अलग होने का, इसके ऊपर भी उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। इन विचारधाराओं के संघ कैसे मिल सकता था? इसके कारण संघ की विचारधारा न बन के, इसके लिए जैसे कहा फाशिस्ट लोग हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या जो ज़मीन से जुड़ी है, जो पौधा जिसकी जड़ें ज़मीन में, जिस भारतीय संस्कृति से जो रस लेता है, उसका आप क्रश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए क्रश नहीं हुआ, वो चलेगा। तो वही संघ को लेके बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी स्टोरीज़ हैं, आपके पास ख़जाना है, मुझे पता है। तो आगे, अब ये तो पास्ट में हो गया, अभी आप भविष्य में क्या देखते हैं संघ को लेके? देखिए, संघ ने भविष्य की बात सीधा किया पंच परिवर्तन द्वारा। मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तक संघ संगठन बना रहा था, समाजव्यापी संगठन बन गया था, क्योंकि डॉक्टर जी ने कहा था कि संघ समाज का संगठन नहीं, समाज के भीतर संगठन नहीं, समाज का ही संगठन है, समाज का ही संगठन। तो समाज को जोड़ना है। तो समाज को जोड़ने के लिए जो कर सकते थे, सैकड़ों 38 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, सैकड़ों अन्य ऑर्गेनाइजेशन है प्रांत के लेवल पे, 2 लाख के आसपास सेवा कार्य है, तो सारा समाज तो जुड़ गया। अब जो पहले केवल शाखा स्तर का संघ था, वो मूवमेंट बन गया, आंदोलन बन गया। लोग सामने से जुड़ना चाहते हैं, लोग सामने से आना चाहते हैं कि हमें काम दो, हमें बताओ क्या करना है, क्योंकि विश्वास है कि देश के लिए भला चाहते हैं, निस्वार्थी हैं, अपना इनका कोई पॉलिटिकल स्वार्थ नहीं। इसलिए हर मीटिंग के अंदर जिससे भी समाज में करो, बोलता है कि भाई हमको सब पे भरोसा है। ये जो भरोसा जमा किया है, जो समाज को अब जोड़ने में सफल हुए हैं, अब समाज को बदलना है। अब तक समाज के अंदर संघ एक एग्जाम्पल था कि ऐसा नागरिक होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चरित्र अच्छा हो, नॉन करप्टिबल हो, वातावरण की चिंता करे, डिसिप्लिन माने, कानून को माने। वो सारे जो गुण हैं, वो सारे गुण आम जनता में होने चाहिए, आम लोगों में होना चाहिए, तभी भारत सुधरेगा। उसके कारण जो पंच परिवर्तन की बात संघ ने की है, जिसके अंदर कुटुंब प्रबोधन है, एनवायरनमेंट है, सामाजिक समरसता है, और स्व का बोध है, स्व का भाव है कि हर काम को गर्व के साथ अपने विचारों के साथ जोड़ के करो। और ये है कि भाई अनुशासन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए जो हम एज और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो करें। जब ये समाज में फैलेगा, जब समाज वो बदलेगा समाज, तो देश वास्तव में समृद्ध होगा। 2047 से जो मोदी जी बात करते हैं, तभी होगा अगर समाज उसमें सहयोग करेगा। ये नहीं हो सकता कि प्रशासन कुछ और करे, हम कुछ माने ही नहीं। हम बोले आप सुधर जाओ, मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं लाइन तोड़ूंगा, आप तो नहीं तोड़ोगे, मैं कचरा डालूंगा, तुम मत डालो। ये जो सोच है, जब तक समाज में नहीं बदलती, जब तक समाज हर व्यक्ति को समान नहीं मानता, तब तक ये चलना है सारा जो अभी शुरू किया प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट संघ की फ्यूचरिस्ट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर समाज के अंदर वो परिवर्तन लाना है। सर, आपने समान शब्द का प्रयोग किया, तो
जो संघ है वो हिंदुओं को एक लाने के लिए का काम कर रहे हैं, मैं कहूँगी भारतीयों को एक लाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको लेकर संघ का रवैया क्या है? ये तो सालों से क्लियर है, लोग गलतफहमियां फैलाते हैं। पार्टीशन की बात छोड़िए, पार्टीशन के समय वातावरण अलग था जी। पार्टीशन के समय बहुत सहा था सबने, संघ के स्वयंसेवक ने बहुत सहा है और उनको इनाम तो मिला नहीं, सजा ही मिली को भी नहीं, पर छोड़ भी दें तो उस समय का एक वातावरण था, उसके अंदर एक मुस्लिम के प्रति एक गुस्सा समाज के अंदर था, मुस्लिम के बारे में एक शक समाज के अंदर था। वैसी बातें उस समय संघ में भी थी, लेकिन 1971 आते आते समाज बदला, संघ का प्रभाव बढ़ा, सारे लोग अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सहते, समाज भी सेटल होता गया। तब गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके आपको लगता है हमारे पुरखे आपके पुरखे हैं, हमारा इतिहास आपका भी इतिहास है, तो हम आप भी भारतीय हैं, तो आप संघ से भी जुड़ सकते हैं, आप अब यहीं के हैं, यहीं के लोग हैं। ये 1971 में गुरुजी ने कहा था, लेकिन उसको कोई कोट नहीं करता। 1939 का कोट करेंगे, बंच ऑफ थॉट्स कोट करेंगे, लेकिन उनके जाने के पहले का, मतलब वन ऑफ हिज लास्ट इंटरव्यूज आई वुड से, लास्ट ही था बल्कि 1973 में गया, 1971 का इंटरव्यू, कैंसर का इलाज हुआ था उनका। उससे उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे आपके पुरखे है क्या, हमारी आपकी संस्कृति है क्या, आपका पंथ बदला है, पूजा पद्धति बदली, आप भारत के हो, ऐसा मानते हो तो आप हमारे साथ हो। वही बात आगे बाड़ा साहब देवरस ने कही कि आप संघ की शाखा में इनवाइटेड है, अगर आप जो संघ कहता मानते हैं तो आप संघ की शाखा में भी आ सकते हैं। सुदर्शन जी और एक कदम आगे लेके गए, उन्होंने तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को प्रेरणा देकर खड़ा किया कि होना चाहिए, इंद्रेश जी को उसका प्रमुख बनाया। और वो ये कह कि सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं क्या, तो इंद्रेश जी ने बताया ऐसा नहीं है, कश्मीर में भी ऐसा नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने कहा फिर उनसे मिलना जुलना बढ़ाओ, तो इंद्रेश जी ने उस प्रेरणा से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शुरू किया। सुदर्शन जी ने बिशप्स के साथ, मौलवियों के साथ में खूब लंबी चर्चाएं की, खुद कुरान पढ़ा, खुद बाइबल पढ़ा, उसके ऊपर चर्चा करते थे और बहुत जानकार थे। तो वो डायलॉग तो शुरू हो गया था, बाड़ा साहब देवरस का जेल में शुरू हो गया था इमरजेंसी के दौरान। वो परिवर्तन की कोशिश होती रही, लेकिन लगातार बहकाते रहे, जो डराते रहे मुसलमानों को। इसके कारण समस्या है कि वो एक मन में छवि बन गई है। और क्योंकि 1990 तक भारत में संघ में प्रचार विभाग भी नहीं था और संघ किसी बात का उत्तर नहीं देता था, वो जो 1950 से 1990 तक एक 40 साल का जो एक समय था जिसके अंदर संघ चुपचाप काम करता था और ये लोग ऊपर लांछन लगाते थे। और मज़ेदार बात है कि जो लांछन 1947 में लगाते थे आज भी ये लगा रहे, नया कुछ सोच नहीं पा रहे लोग। कुछ नया सोचना चाहिए ना, नहीं सोच पा रहे। तो इसके कारण जो जब जवाब मिलने लगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, और ख़ासकर इंटरनेट के बाद संघ के न चाहते हुए संघ के बहुत चहेते बन गए। यानी मैं मानता हूँ कि सैफरन टेरर की कथा 7-8 के संघ के लिए बड़ी खतरनाक थी। अगर ये तुकाराम अंबाले जी नहीं पकड़ते टेररिस्ट को, तो वो भी संघ का था। कई सैफरन टेरर के नकली उदाहरण खड़े किए जो सब गिर गए। उस समय संघ की परीक्षा की घड़ी में लोगों ने सोचा संघ में से क्या बुराई है। उस समय संघ के वेबसाइट, जो कि बहुत बढ़िया भी नहीं, उसके ऊपर इतना ट्रैफिक बढ़ा, संघ की हिंदुत्व की जानकारी के लिए इतना ट्रैफिक बढ़ा इंटरनेट पे, वो जानकारी लोगों ने जमा की। भगवा आतंकवाद हाँ, तो उसके बाद में संघ के साथ तरुण डायरेक्टली जुड़ने लगे। हाँ। और फिर बाद 2014 के बाद तो खैर बदला ही, लेकिन 2014 आने के लिए जो संघ ने काम किया उसके अंदर ये सारे लोग जुड़ते गए कि वे तो सही है, इसमें गलत क्या है, हिंदू होने में क्या गलत है, हिंदुत्व में क्या गलत है। हाँ, और क्यों हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हैं। कम्युनल वायलेंस बिल आया था 2009 के अंदर, शायद 2009 की बात है, जिसमें कहा गया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी राइट्स। तो अगर मैं घर पे नहीं भी था, किसी ने मेरा नाम ले लिया, तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं घर पे था कि नहीं था, मेरे पास कुछ था कि नहीं था। ऐसा खतरनाक कानून, ये कम्युनल वायलेंस बिल सोनिया गांधी की लीडरशिप में आया था, जो सौभाग्य से बहुत शोर मचा तो रुक गया। इतना विरोध था हिंदुओं का। ये जब हिंदुओं ने देखा तो धीरे धीरे आंखें खुली, संघ के प्रति और निष्ठा बढ़ी और संघ के अंदर लोग जुड़ते चले गए। सर, तो बच्चे को कैसे पता लगता है कि मुझे संघ से जुड़ना चाहिए? मतलब एक छोटे बच्चे को तो स्वयं तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो पारिवारिक माहौल या पेरेंट्स का फोर्स, या फिर आपने देखा है कि ऐसे बच्चे स्वयं जाके जुड़ रहे हैं संघ से? देखिए, बच्चे को तो कोई ना कोई दोस्त लेकर जाता है, कोई ना कोई परिवार का लेकर जाता है, कहीं वो देखता है और लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊं, तो क्यूरियोसिटी से एक पेरेंट्स भेजते हैं। और बड़ी उम्र का होता है, खेलने निकलता, देखता बड़े अच्छे खेल चल रहे हैं तो मैं भी सब शामिल हो जाऊं। खेल का आकर्षण बच्चों को होता है, तब बालों को होता है। तो ये बहुत छोटे बच्चे तो कम आते हैं, माँ बाप जब लेकर आते हैं 6-7 साल का, लेकिन ये है कि 8-10 साल का बच्चा जब देखते हैं आसपास खेल चल रहे हैं,
बड़े मज़े से लोग गीत गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, तो वो भी आके खेलने लग जाता है। मैंने सर देखा संघ के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे कि समाज सेवा तो मेन है ही, राष्ट्र को एक करना, समाज सेवा, उसके अलावा संगीत के क्षेत्र में होने दीजिए, चाहे ये संस्कार भारती है जो विद्या भारती, इस तरह के जो बहुत सारे वनवासी क्षेत्रों में तक जाके ये काम कर रहे हैं। तो कहता है जब बड़ा होता है वो, जैसे अभी और ज़रा बड़ा होता है तो क्यूरियोसिटी होती है, फिर दोस्तों से पूछता है क्या ऐसा आरएसएस क्या कर रहा है, वो समझ के जुड़ता है। और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो समझ के पढ़ के फिर जुड़ते हैं। जो हमारे जैसे बचपन से जुड़ गए, चाचा जी ले गए और हम जाने लग गए, तो उनको एक इवोल्यूशन सारा उनके विचारों का, चरित्र का। आपका जुड़ना कैसे हुआ वो चाचा जी हमारे थे जगदीश शास्त्री जी, बहुत डिवोटेड, बहुत ही डिवोटेड, और अमृतसर के स्वयंसेवक बने वो, और फिर वो कीनिया गए, टीचर बने वहाँ पर। सबसे पहले संघ की जो बाहर शाखा लगी वो कीनिया में लगी, उन्होंने लगाई। वो हर 5 साल में भारत आते थे क्योंकि उनको पास मिलता था आने का, टीचर थे वो, लेकिन वो घूमने नहीं जाते थे, कहीं विश्व में जा सकते थे, उनको प्रेम था बहुत संघ से, तो और भारत माता से, तो भारत माता के दर्शन के लिए जाना हर 5 साल में आते थे। तो हमारे जो पिताजी थे उनके बड़े भाई थे, तो वो घर में आते थे, मिलते थे, फिर शाखा ढूंढते थे, हमको ले जाते थे। हम चारों भाई वो शाखा में एक उंगली पकड़ के ले गए थे, तो हमको तो वो लेके गए। ऐसे कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त सबको लेकर जाता है। जब बड़े होते हैं तो खेल देख कर जाते हैं। तो संघ की शाखाएं अलग अलग देशों में भी हैं कि संघ की नहीं है, वहाँ के लोकल लोगों की है, लेकिन संघ से प्रेरित स्वयंसेवक जो जहाँ गया उसने वहाँ शुरू किया। तो जैसे कीनिया में शुरू किया, उसका नाम भारतीय स्वयंसेवक संघ रखा वहाँ के लोगों ने। फिर जब बड़े हो गए, उन्होंने कहा तो यहाँ के नागरिक हैं, भारतीय कैसे हुए, नेक्स्ट जनरेशन आई, तो कई सालों में तो उसका नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ कर दिया। तो हर देश में अपना अपना हिंदू स्वयंसेवक संघ है, वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनता है, वहीं के लोग बनाते हैं, वहाँ के लोग जुड़ते हैं। तो क्या ये सारे आरएसएस से कनेक्टेड? इंस्पिरेशन आरएसएस का, अधिकारियों को ही मिलते हैं, उससे प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन उनका अपना अपना काम करने का तरीका है। अब मैं इतिहास लिख रहा हूँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का, तो म्यांमार का एक अलग कुछ इतिहास है, कीनिया का अलग इतिहास है, यूएसए का अलग इतिहास है। उनके काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, वहाँ के समाज के अनुसार कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो सब उनका अपना है। प्रेरणा जो है हिंदुत्व की है, प्रेरणा वो जो लेकर गए यहाँ से वो है। अब तो ऐसा कि 2nd-3rd जनरेशन के भी लोग हिंदू स्वयंसेवक संघ में, बच्चे भी हैं। मैं कईयों को मिला हूँ जिन्होंने भारत देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी निशानी हिंदू धर्म है, उनका जो प्रेम है हिंदू धर्म है, और उसको प्रिजर्व करना, उसको नर्चर करना, ये उनको अच्छा लगता है, उनकी आइडेंटिटी है, तो वहाँ पर उस हिसाब से काम चलता है। संघ की भूमिका और राष्ट्रवाद के बीच जो संबंध है सर, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? नेशनलिज्म की जो नेशन स्टेट की जो कल्पना है वो नेशन से अलग है। नेशन स्टेट 250-300 साल पुरानी कल्पना है वेस्ट में जो आई, जो कि पोप से, चर्च से अपने को अलग करने के लिए उन्होंने नेशन स्टेट बनाया। उससे पहले हमला करके कब्जा करना और जो राजाओं को बनाएगा, तो नेशन स्टेट की कल्पना थी जिसमें राजा सर्वे सर्वा था, उसका धर्म सब पे लागू होता था। अगर रोमन किंग अगर क्रिश्चियन बन गया तो सारे क्रिश्चियन हो गए। इस प्रकार का सेंट्रल टू अ पर्सन, यानी आदमी गया तो नेशन स्टेट भी टूट गया। कितने उदाहरणों को पश्चिम में मिलेंगे। हमारे यहाँ नेशन की कल्पना गवर्निंग से अलग है। राष्ट्र में कई राजा हो सकते हैं, उसके अंदर उनका अपना अपना राज्य है, वो शासन व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्र जो है ये उस पर्टिकुलर भाग, उस ज़मीन की संस्कृति और वहाँ के लोगों के मिलके बनी जो आइडेंटिटी है वो राष्ट्र है। इसके लिए हम कहते हैं कि सारा जो भारत का उपमहाद्वीप जो कहलाता है वो सारा भारत एक था, क्योंकि उसकी डेफिनेशन सबकी एक थी, चाहे पुराण हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे वो कालिदास हो, कि उत्तर में समुद्र है, नीचे हिंद महासागर है, और ये कसे हुए धनुष जैसा ये इनका रूप है, और उसको उसके अंदर भारत माता देखना, मातृभूमि को देवी के रूप में, माता के रूप में मानना, ये केवल भारत का कंसेप्ट और कहीं नहीं है। तो ये राष्ट्रत्व का जो भाव है वो वेद काल से है। वेद कालों के अंदर, वेद काल के समय भी श्लोक हैं समिति के, राज्य के, गणराज्य के। उसके बाद में उसके आगे आप आते हैं तो रामायण में उसकी और अधिक व्याख्या होती है, महाभारत में उससे अधिक व्याख्या होती है, और ऐसे और पीरियड ऑफ टाइम क्रिस्टलाइज होता जाता है। लेकिन ये मुख्य रूप से संस्कृति और यहाँ के भूगोल से जुड़ी एक परिकल्पना है। जैसे का राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। तो और मज़ेदार बात है कि राष्ट्र की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम इसलिए नहीं कहते कि हिंदू धर्म का शासन हो, राज्य व्यवस्था अलग होगी, लेकिन भारत की जो आत्मा हिंदू है। भारत एक क्यों है? आप कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं एक है, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के भाव क्या है कि आपने अब किसी भी तरीके से देखे, उसमें सेक्युलर शब्द का भी प्रयोग अगर आप जोड़ते हैं कि दक्षिण का व्यक्ति नॉर्थ से क्यों जुड़ता है, गुजरात का व्यक्ति आसाम से क्यों जुड़ता है, महाभारत के अंदर राजा सारे भारत भर में हैं, सभी और लड़ाई में उतरते हैं। आप देखिए कि
रुक्मिणी ये अरुणाचल की थी ऐसा मानते हैं और गुजरात से जुड़ते हैं। कृष्ण के साथ उसकी शादी हुई। रामेश्वरम का जल काशी विश्वनाथ में चढ़ता है, काशी गंगा का जल रामेश्वरम में चढ़ता है। ये सारा जो शंकराचार्य 4 धाम बनाते हैं और 51 वो शक्तिपीठ बनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बनते हैं, सारे के सारे क्या हैं? आप जो यात्रा करते हैं आपको पता चलता है कि सारी भारत भूमि है, सारी भारत माता ये एक ही है, हम एक ही हैं। तो ये जो भाव है संस्कृति का या धर्म का, ये भाव हमको राष्ट्र बनाता है। केवल मुझे एक भूभाग मिला, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, अगर ऐसा होता तो बाकी राष्ट्र टूटते क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन सबने बनाया, रशिया यूएसएसआर ने बनाया, चेकोस्लोवाकिया ने बनाए, टुकड़े टुकड़े हो गए। पाकिस्तान ने बनाया, टुकड़े होने की तैयारी है। बांग्लादेश में बना। केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अगर आप उस बात को मानते हैं, आपकी आत्मा है उसमें, और तब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनता है जो आपके भाव को जगाता है, तब उससे राष्ट्र एक बनता है। और ये राष्ट्र एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी। तो ये जब आपकी संस्कृति की आत्मा एक है तो फिर आप कितने भी डाइवर्सिफाइड बातें करें, आपको पता चलता है कि त्यौहार विजयादशमी है ना, महाराष्ट्र में भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, आसाम में भी अलग अलग नाम से। नवरात्रि है, दशहरा है, ये गुड़ी पड़वा है, अलग अलग नाम से सब जगह मनाया जाता है। वो अलग अलग त्यौहार नहीं है, मनाने का तरीका अलग है, क्योंकि यूनिटी को एक्सप्रेस करने का हर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। दक्षिण में अलग रिवाज है, उत्तर में अलग रिवाज है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वही। तो ये भाव जब जागता है तो एकता उससे आती है। पर सर, आप ये जो बात कर रहे हैं ये एक धर्म विशेष से संबंधित सारे आपने बातें बता दी। नहीं, मैं बिना धर्म के बता सकता हूँ आपको। हाँ, जिसका नहीं, संस्कृति मैं आपको मैं बताता हूँ। आपको वही पूछना चाह रही हूँ कि जो इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सेक्युलर कर दिया गया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा धर्म से जोड़ता हूँ। वही मैं उसे स्टेज के ऊपर क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी आर्ट स्टेज के बजाते हैं, स्टेज को माथा टेकते हैं जी, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। हाँ, उसमें धर्म तो नहीं है, पंथ तो नहीं है, धर्म है। भारत का धर्म ये अपने पंथ से अलग है जी। मैं जिस धर्म की बात करता हूँ, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ योर ड्यूटी टू ईच अदर, योर गुण। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, पिता का, माँ का, बच्चे का, मुनि का, आचार्य के धर्म है। वो उसके अपने अपने ड्यूटीज़ हैं, मॉरल एथिक्स, ये सारा धर्म के अंदर आता है। पूजा पद्धति नहीं आती। मैंने पूजा पद्धति की बात की, आपने कहा ये कैसे बात की। हमारे तो त्यौहार भी हैं, वो इसी से जुड़े हुए हैं। आफ्टर ऑल ये जो अपना मकर संक्रमण का त्यौहार है, ये तो सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सारे भारत में है। ये सारी एक बात हो गई, जिसे मैंने स्टेज का एग्जांपल दिया। जितने भी महान गायक हो गए, क्लासिकल सिंगर हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, सारे शिव महादेव के गीत गाते हैं, उसके साथ में आराधना करते हैं गणपति की, क्योंकि वो हम मानते हैं कि संगीत ये भगवान तक पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। हम उसको गलत नहीं मानते। इसलिए जो हम जब स्टेज छूते हैं, मानते हैं कि ये भी भगवान का रूप है, यहाँ जब मैं करूँगा मुझे मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। इसके कारण हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन उसमें नहीं है। आप दुकान पे बैठते हैं, तराजू की पूजा करते हैं, हर पंथ वाला करता है, उसमें कोई धर्म, उसके अंदर कोई पंथ नहीं आता, धर्म आता है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है कि मैं ग्राहक को सही न्याय दूँ। जब आप सब्जी तोलता है, जब सब्जी वाला ऊपर से कुछ डाल के देता है आपको, कहीं भी भारत में, और केवल भारत में होता है और कहीं नहीं होता, वो एक्स्ट्रा डाल के देता है, रूंगा बोलते हैं, झुंगा बोलते हैं। ये भारत के बाहर कहीं नहीं है, उसमें कोई पंथ नहीं है, सभी लोग करते हैं। खेल हैं अपने, खो खो है, कबड्डी है, आट्या पाटा है, सारे भारत में है, सबके सेम रूल है। क्यों है? उसमें पंथ नहीं है। ऐसे में कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ। इसके कारण केवल पंथ तो अपनी, जो पूजा पद्धति अपनी जगह है, संस्कृति एक ऐसी विकसित हुई है इस देश की जिसके अंदर इस प्रकार का सोच, मैंने पानी के पैसे नहीं लेने, प्याऊ लगाऊंगा मैं, शुरू से चल रहा है। वो धर्मशाला, धर्मशाला क्या थी? हिंदू की थी क्या? वो धर्मशाला मतलब हिंदुओं की शाला थी क्या? नहीं, वो धर्म के लिए बनी हुई स्थान जहाँ लोग रुकेंगे, क्योंकि जो भी यात्री है उसका मैंने आतिथ्य करना चाहिए, उसके लिए वो स्थान बनाना चाहिए, इसके लिए धर्मशाला। ये जो सारे अपने, जो अपने, हमको लगता है कि चैरिटी बाहर से नहीं, चैरिटी हमारे थी पहले से, अब तो ये बल्कि अब उस कॉमर्शियल हो गई। हाँ, अब उसके तो ये सारी चीजें जो करते थे वो धर्म का भाग है जी, इसलिए वो धर्मशाला। आपका गुरुकुल चलता था, गांव के लोग चलाते थे, सब उसमें आते थे, हर जाति हर वर्ग के लोग आते थे। पर क्योंकि वो धर्म का काम है, शिक्षित करना, लोगों को आगे बढ़ाना, इसके लिए वो धर्म का काम माना गया, इसलिए सब उसमें सहयोग करते हैं। मंदिर के अंदर हर तरह के प्रयोग होते थे, आर्ट, क्राफ्ट, कॉमर्स सब चलता था, तो वो थोड़ी कोई एक पर्टिकुलर पंथ का हो गया, वो सबके लिए था। इसलिए सारा समाज का वर्ग उसमें जुड़ा था। मुस्लिम बन गए, वो भी उसमें जुड़े थे। हर मंदिर के बाहर जो आप कलाकारी देखते हैं, फूल फार चढ़ाने वाले देखते हैं, कितने उसे मुसलमान होते हैं,
क्योंकि उससे जुड़े हुए, उनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, उनके मन में श्रद्धा का भाव भी है। आज जो किस प्रकार का एक बहुत घृणात्मक रूप आप देख रहे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स मुल्ला मौलवियों ने बनाया हुआ सारा उसका कारण है, जिसका कारण है कि राजनीति में हमारे नेताओं ने इस तरह के ऑर्थोडॉक्स 7वीं सदी में जीने वाले मुल्ला मौलवियों को प्रमुखता दी, पढ़े लिखे मुसलमान को प्रमुखता नहीं दी। वो उसका हम ये सारा इसमें तो ना दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो बोल देंगे कि इस पक्ष ने ये किया है, सामने वाले बोलते हैं कि ये तो राजनीति है। मैं आपको समाज के स्तर पे बता रहा हूँ जी, राजनीति जो है वो तो भेदभाव करके वोट मिलने वाले हैं, पर हम किस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं? क्या हम बिना पंथ दे के लोगों को प्रमोट करते हैं? क्या जो एकता की बात करके प्रमोट करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना पंथ दे के प्रमोट करते हैं? क्या नहीं करते? बीजेपी में बड़े नेता है। हाँ, बीजेपी में बड़े नेता, संघ के अंदर विद्यार्थी परिषद में बड़े लोग हैं जो फुल टाइम वर्कर रह चुके हैं। ये आंसर तो मुझे चाहिए था, अच्छा लगा सुन तो के। मैं जानता हूँ ऐसे प्रचार, ऐसे जो 5-5 साल फुल टाइम रहे बीबी के अंदर, महिलाएं, लड़के, लड़कियां सब रहे हैं। तो जैसा संगठन वैसा है, सेवा कार्य में बड़े लगे हुए मुसलमान साथ में। बहुत लोग लगे हैं, ये तो उसमें मैं तो पंथ आता ही नहीं है, तो बिल्कुल पंथ उसमें आता ही नहीं है। जी। तो ऐसा क्या है सर, 100 साल आज पूरे हो रहे हैं हमारे संघ को, तो कुछ लक्ष्य था जो हमने अचीव कर लिया है, या अभी आगे के लिए क्या लक्ष्य है? मैंने आपको शुरू में बताया कि समाज परिवर्तन, समाज में समरसता लाना, समाज में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन लाना, इस देश और विचारों के प्रति स्व की भावना जगाना, प्रकृति को बचाना, संबंधों को बचाना, कुटुंब को बचाना। सबसे बड़ी चैलेंज आज क्या है? कुटुंब व्यवस्था टूट रही है। पति पत्नी को भी ये गलत है, वो लोग बताते हैं कि ये तो पैट्रियार्की है, ये मिसोजिनी है, पत्नी को पति शोषण करता है, क्योंकि हर जगह एक शोषण करने वाला है। पिता परिवार को शोषित करता है, पति पत्नी को शोषित करता है, पत्नी बाहर जाके अगर ब्राह्मण है तो किसी और को शोषित करती है। ऐसे हर जगह कोई ना कोई अप्रेस्ड है, किसी को अप्रेस कर रहा है। तो हर व्यवस्था को तोड़ना, एनार्की क्रिएट करना, उसके कारण बच्चे शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं होना चाहिए कि मैं आज़ाद, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी मस्ती। तो जो एक भाव है हमारा समाज किस पे चलता है? इसी धर्म भाव से चलता है कि मेरी कर्तव्य है पिता माता के लिए, पिता माता का बेटे के लिए कर्तव्य है, मेरा आचार्य के प्रति कर्तव्य है, आचार्य का मुझे शिक्षण देने का कर्तव्य है, समाज के अंदर व्यवस्था ये मेरा काम है, और समाज को आगे बढ़ाना, बच्चे को संस्कारित करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सारा जो समाज का मूल सेंटर क्या है? व्यक्ति, उसका परिवार, उसका समाज, जो एकात्म मानव चिंतन की हम बात करते हैं, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से समष्टि, ये जो एक स्पाइरल है, अगर आप नहीं मानते, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल मानते हैं कि मैं अलग, उसके ऊपर बाहर एक व्यवस्था अलग, उसके ऊपर बाद में नेशन अलग, नेशन स्टेट अलग, तो मैं एक डिसजॉइंटेड इंडिविजुअल हूँ जो मैं अपने राइट्स के लिए लड़ता हूँ, और मेरे राइट्स के अलावा बाकी कुछ नहीं है। हम कहते हैं मुझे जो मिलेगा वो उस परिधि में मिलेगा जिससे मेरा परिवार जुड़ा रहे, जिससे मेरा समाज जुड़ा रहे। ये जो सोच है, ये भारत की मूल सोच है। उसको तोड़ने का काम विदेश में तो हो गया, अमेरिका में पश्चिम समाज के अंदर वोकिज्म के कारण परिवार टूट गए, संबंध टूट गए, 40% से ऊपर बच्चे आप बिना माँ बाप के या सिंगल पेरेंट के हैं। ये सारा उसी के कारण, जिसके कारण डिप्रेशन, दुनिया भर के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे उसके कारण हो रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं थे, अभी भी कम है, आगे नहीं होना चाहिए। तो परिवार का संरक्षण करना एक हमने फ्यूचर बताया है कि वो पिछड़ा हुआ ने बहुत प्रगतिवादी का, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी जो है, एक मेंटल सिक्योरिटी बच्चे को मिलती है, परिवार से एक दूसरे को मिलती है। आप कुछ भी कर लें, आपको अकेले रहने के बाद या लिव इन रिलेशन करने का तो नहीं मिलती। वरना लिव इन रिलेशन क्यों टूटते, लिव इन रिलेशन क्यों झगड़े होते, क्यों खून होते? उसके लिए भी कानून आ गया है ना सर? ठीक है, लेकिन वो समाज के हिसाब से कानून बन गया, लेकिन क्या वो सही मार्ग है? क्या वो करना चाहिए? उसका अंत क्या है? तो संघ इसके विरोध में है लिव इन के? लिव इन तो हम नहीं मानते, है कानून है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे विचार से परिवार ये बहुत एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, पति पत्नी का संबंध सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, उससे समाज जुड़ता है। समाज के विभक्ति करने के अंदर कोई प्रयोग करना चाहता है, कर रहे हैं प्रयोग, लेकिन उसका अंत तो कुछ आपको दिखा नहीं। अगर आज जो बात हो रही है कि अगर राष्ट्र के अंदर बच्चे ही नहीं है तो राष्ट्र का डेसिमेशन कैसे होगा? जापान की आप देखिए व्यवस्था, इतना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ऐसा देश है, लेकिन ऐसे विचार हुए कि भाई रहने की व्यवस्था किसी कारण से, पता नहीं, बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं, आज उनकी आबादी घट रही है, देश कैसे आगे बढ़ेगा? सारे यूरोप के अंदर आबादी घट रही है, फिर आपको लेबर चाहिए, बाहर से लाते हो, समाज आपका अस्वस्थ होता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आते हैं, और ओवरऑल फाइनली अगर आपकी पॉपुलेशन एक
सस्टेन करने से नीचे जाती है तो फिर समाज भी नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा, परिवार नहीं बचेगा। आज जापान के अंदर ओल्ड लोगों के ध्यान रखने के लिए बड़ी हाई डिमांड है नर्सेज की, मेल फीमेल नर्सेज की, जो उनका ध्यान रखे। कोई नहीं है परिवार के अंदर। कोविड के अंदर वेस्ट में क्या ज़्यादा लोग मरे, क्योंकि ओल्ड एज होम में रहते थे, संभालने वाले तरुण थे, जैसे कोविड फैला भाग गए, वो लोग ढेरों के ढेरों मर गए। वो हमारे यहाँ वो परिवार को संभालने वाला, बुजुर्ग को संभालने वाला हमारा परिवार था। इसके कारण परिवार बचे, इसके कारण बुजुर्ग बचा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आने वाले समय में संघ का मुख्य उद्देश्य परिवारों को एक रखना ही होगा। मैंने कहा एक तो परिवार को, कुटुंब प्रबोधन, हम नहीं कहते कि संयुक्त परिवार बन सकते, आज नहीं बन सकते शहरों में, लेकिन ऐसे प्रेम संबंधों, इतने मिलने जुल के रहें कि बच्चे बड़े सबको एक सामाजिक सुरक्षता की भावना आती है, पारिवारिक वार्मथ की भावना आती है, जिसके कारण उसका मेंटल हेल्थ भी रहती है, वो रहनी चाहिए। हम प्रकृति की बात करते हैं, हमने हमेशा क्या प्रकृति की पूजा करते हैं। हम क्यों करते हैं? इसलिए तो नहीं वो हमको पता नहीं कि प्रकृति जो है वो मानव नहीं है, लेकिन प्रकृति के बिना हम नहीं है। जो सारे एक इंटीग्रल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसके अंदर प्रकृति, हम, समाज सारा जुड़ा हुआ है। प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति को हम एक्सप्लॉइट नहीं करते, प्रकृति पे विजय नहीं पाते, हम प्रकृति के साथ चल के उसका दोहन करते हैं। और जैसे इंग्लिश में शब्द है कि वी कॉन्कर्ड नेचर, वी कॉन्कर्ड एवरेस्ट। कौन कॉन्कर कर सकता है? एवरेस्ट हल्के सी आँख मारता है, झटका देता है, हजारों लोग मर जाते हैं। आप देखिए हिमालय में क्या हो रहा है। हमने यही सोचा ना कि हम हिमालय को पार पा लेंगे, नहीं होता। प्रकृति की बहुत बड़ी ताकत है, भगवान का रूप हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं। इसलिए नहीं मानते कि मुझे उसमें कुछ निकालना है, इसलिए कि उसके साथ रहना है। ये भाव जब होगा तो क्लाइमेट बचेगी। आज भी हमारा कंजम्पशन सबसे कम है, क्योंकि बचा के रखना, रिसाइकल करना हमारे खून में। हम आदत बदल रहे हैं वेस्ट के हिसाब से, जो लिया डिस्पोजेबल, इसलिए कह रहे हैं संघ के कि भाई प्लास्टिक डिस्पोजेबल कम से कम यूज़ करो। तो हमारे यहाँ तो पहले ही वो लीव्स बन के चलता था, सारा चीज़ चलता था। आप छोड़िए, आप दुकान से लाते थे बंडल बांध के, उसके धागे को फिर लपेट के घर में रखते थे। बताइए, याद होगा आपको? आपका शर्ट पहले वो छोटा पहनेगा, फिर उस छोटा पहनेगा, फिर उसका पोछा बनेगा। ये सारे जो जोक्स हैं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता। इसके कारण जो प्रकृति ने दिया उसके अंदर रहना, ये जब तक नहीं करेगा, कंजम्पशन कम करना, ये भाव जब तक नहीं विश्व में जागे, आप कुछ भी कर लीजिए, विश्व का जो नेचर का, जो क्लाइमेट का फ्यूरी है कम नहीं होगी। इसके लिए आपको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। लिमिटेड अर्थ है, लिमिटेड प्रकृति है, उसको आप कितना एक्सप्लॉइट करोगे? तो उसके अमेरिका लिए तो की समृद्धि चाहिए, को भी कम करना पड़ेगा। अमेरिका की समृद्धि चाहिए तो आपको 7 गुना पृथ्वी चाहिए उस लेवल की। पर अमेरिका वाला तो मुझे क्लाइमेट से लेने देने नहीं है, क्योंकि कहाँ से वो बाहर से जंगल से पेपर मंगाता है, बाहर से टॉयलेट पेपर मंगाता है, सब कुछ बाहर से मंगाता है, अपना संभाल के रखे हैं जंगल। तो कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट हो रहा है। पृथ्वी ऐसे तो नहीं उसके सारे आवरण निकल रहे हैं। तो ये जब समझ में आएगा, अंग्रेज कहता है थिंक ऑफ द डेविल एंड यूर हियर, हम कहते हैं अरे आप अभी याद किया था, आपकी तो उम्र बहुत बड़ी है। ये संस्कृति की जब बात कर रहे थे ना, ये संस्कृति में ये भी बात आती है। तो ये सारी सोच जो है ना, ये सोच भारत में रहेगी तो भारत समृद्ध बनेगा, भारत खुश होगा, भारत जो हम कहते हैं परम वैभव में जाएगा, ऐसे जाएगा, वो पश्चिम की नकल करके नहीं जाएगा। तो क्या लगता है सर आपको, भारत अपने परम वैभव तक कब तक पहुंच पाएगा? अभी और कितने साल की जर्नी बाकी है? देखिए, मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य दिया है, उसके पहले तो कोई लक्ष्य भी दे नहीं रहा था। सबको लगता है ऐसे देश चलता रहेगा, हमारे 5-5 साल के इलेक्शन चलते रहे, हम कुछ ना कुछ जीतते रहें, छोटी मोटी चीज़ें बांटते रहें, कभी एक रेलवे दे दें, कभी एक सड़क बना दें। वो तो अब नहीं चलेगा। बहुत हैवी क्वांटम लीप हम ले रहे हैं, और पर ये तभी सफल होगा जब लोग उसके अंदर शामिल होंगे। अगर लोग इस राष्ट्र के, हमारे अच्छे व्यवहार के बिना राष्ट्र नहीं आगे बढ़ सकता। हमें छोटी मोटी झगड़ों को छोड़ के एक रूप से काम करें, हम खुद के ऊपर अपने अनुशासन में रहें, जिसके कारण इतनी बड़ी अनुशासन व्यवस्था, इतना जो क्लाइमेट पे हमारा दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हम कचरा डालते हैं, जिस तरह से हम सड़क पे चलते हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जब लगेंगी, जिसके कारण एक देश, अपने समाज में एक शांति का वातावरण बनेगा, उसके बाद में जो भी करेगा काम देश के लिए करेगा। जैसे मोदी जी कहते हैं जो आप कर रहे हो अच्छा करो, देश के लिए कर रहे हो, ये भाव होगा तो और भी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये कम से कम वो दिन किसी ने एक डेट दिया जो कोई देने को तैयार नहीं था, तो कम से कम ये लक्ष्य में आता है कि वे करना है तो हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो वो चलता है, एटीट्यूड ख़त्म हो गया तो निश्चित रूप से होगा। हाँ, अभी 10,000 साल का इतिहास है, कालचक्र है, टॉप पे थे, नीचे गए, दोबारा टॉप पे जाना है, वो समय आ गया है। कई प्रचारकों ने आज से 50-50 साल पहले कहा था कि आने वाले समय में फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बिल्कुल उत्तुंग शिखर पे पहुंचेगा, दुनिया का मार्ग दिखाएगा। आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र है, बनेगा क्यों?
नहीं मतलब मैंने जो आपका गुण बताया हिंदू राष्ट्र के, वो सारे गुण सब में है। तो वो जब अलग होता क्या है, जब सेक्युलर घोषित करने की जरूरत नहीं जब सेक्युलर व्यक्ति जब ये सोचता नहीं है, जब सेक्युलर व्यक्ति बोलता है नहीं 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 धर्म ही राज्य चलेगा, नहीं नहीं धर्म की बात मत करो, हिंदू को कीड़ा मकोड़ा बोलो, हिंदू को डेंगू का हो, मलेरिया का, उसका सर्वनाश की कल्पना करो, तब नहीं होगा ना। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो हिंदुत्व है, हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति जो है जो हिंदू विचार से चलती है। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं रह सकते साथ में, सभी रह सकते हैं, कि हम ही कहते हैं साथ में रहेंगे। जो व्यक्ति है भारत में, भारत का हो गया, सब खुशी से फले फूले, ये जब भाव होगा तो उसके बाद में प्रश्न नहीं। जब आप उत्तर बाहर ढूंढेंगे, आपके पास एकता के सूत्र हैं, आपके पास आपका ज्ञान है, विज्ञान है, क्यों हमारी किताबों के अंदर ज्ञान की बात नहीं की? क्यों कहा गया कि हमारे पास विज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, हमारे कुछ था ही नहीं, अज्ञानी निपड़ गंवार लोग थे, जंगल में रहने वाले, बाहर वाले लोगों ने उनको सभ्यता सिखाई। जिन मुगलों को बाहर अपनी जगह सभ्यता नहीं दिखी, वहाँ पर कुछ ऐसा भव्यता नहीं दिखी, हमें सिखा रहे थे। जो अंग्रेज यहाँ लूटपाट करके गए, जिन्होंने यहाँ के स्कूल बर्बाद किए, जहाँ पर हर बच्चा जाता था, बंगाल के अंदर 1 लाख स्कूल थे, गुरुकुल थे, हर 500 बच्चे के पीछे एक। जब ऐसा देश था तो उसके अंदर नया क्या देकर गए? हमने विज्ञान में, हमारे सारी और अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स में क्यों इसकी बात हमने नहीं की? क्यों नहीं उसके बारे में पढ़ाया? हमारे रेडीमेड फॉर्मूले थे, आयुर्वेद था, सबको क्यों नकारा? क्यों नहीं हुआ सही? ये तो क्योंकि हिंदू भाव नहीं था, देश के प्रति गर्व नहीं था। जैसे मैंने कहा, पश्चिम से अपने आप को देख रहे थे, नेहरू जी पश्चिम से ट्रेंड होके आए थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सारे पश्चिम विचारधारा से चलते थे। तो पहले से ही पता है कि जीरो नहीं पता थी ना, मुझे बताइए, आपने स्कूल में ना आप मुझे बताइए, मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा था? मैं शिशु मंदिर से पढ़ी। हाँ, इसीलिए आप किस्मत वाली है, मैंने नहीं पढ़ा था। मुझे चोला के बारे में पता नहीं था, मुझे अहोम राजाओं के बारे में पता नहीं था, मुझे राणा प्रताप के बारे में गलत फहमियाँ थी, मुझे ये नहीं पता था कि सिंध पे हमला कब हुआ, दाहिर ने क्या किया, और किस प्रकार से 3-3 साल के गैप थे, कितने साल लड़ते रहे, बाहर लोगों ने कुछ वर्षों के अंदर सारा कॉन्कर कर लिया, भारत को नहीं कर पाए। ब्रिटिश इतनी कोशिश की, आत्मा कैसे मारी? स्कूल पद्धति मारी, उसकी विद्या पद्धति ख़त्म की, ये अपने दिमाग में डाल दिया कि हमारे कुछ देने लायक था ही नहीं दुनिया को, जबकि यहीं से गया था। हमारे सारी किताबें उठा के लगे, उसके ऊपर आज उनकी सारी हर्बल मेडिसिन चल रही है। इसका मैंने उदाहरण कहीं और भी दिया था कि मैं जीवंत उदाहरण है। मेरे भाई साहब वाइस चांसलर थे सूरत यूनिवर्सिटी के, उनके पास कोई लड़का आया बाहर से, बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बोला मुझे टीचर ने कहा वापस जाओ, संस्कृत पढ़ के आओ ताकि तुम सही रिसर्च कर सको। उनको पता है हमने संस्कृत को डेड लैंग्वेज कह दिया, हमने अपने इतिहास को, जैसे कहा, सारे भूगोल को ठकरा दिया। हमने भूगोल कहा, पृथ्वी गोल है, यहाँ से शुरुआत थी। लेकिन उनकी तो फ्लैट अर्थ पॉलिसी थी, उनको तो लगता था, उनको गिनती नहीं थी, उनको ग्रहण की गिनती नहीं थी। हजारों साल से हम गिनती कर रहे हैं। वो छोड़ के आप राहु गति की बात करते हो, आप तो पुरातनपंथी हो। वो एक सिमिली थी, लेकिन उसकी गिनती हजारों साल से हम एक्यूरेट कर रहे हैं, ये भाव कभी समझा नहीं। तो जब मेरे विज्ञान कोश ही बंद रखे गए, तो मैं कहाँ से अच्छे गर्व के साथ में अपने 100 के भाव से देश के लिए काम करता? वो जगाया संघ ने, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये वास्तविक बात तो है। इसके कारण अब समाज बदलेगा, इसके कारण राष्ट्र तरक्की करेगा। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हम लोग पहले से बहुत कुछ है, आज भी बाल गोकुलम में जब पढ़ाते हैं जी कि हमारा हिस्ट्री, हमारे त्यौहार क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, महान पुरुषों की जब जीवनी बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के अन्य लोगों की बातें बताते हैं, अपने राजाओं की बात बताते हैं, तो बच्चे तो आश्चर्य करते हैं, उनके माँ बाप भी आश्चर्य करते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे स्कूलों से पढ़े हैं। सभी तो सरस्वती शिशु मंदिर से नहीं पढ़े, तो बोलते हैं अच्छा हमें भी नहीं पता था, और बड़ा अच्छा उनको लगता है, वो खुश होकर आते हैं। तो हर व्यक्ति को मैं एक अच्छा हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा राष्ट्र अच्छा है, मेरा समाज इतना बढ़िया है, ये जान के खुशी होती है ना। तो आपकी एक मन के अंदर जब अच्छे भाव के साथ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो राष्ट्र तरक्की करता ही है। लोगों ने तो गलत कहानियां गढ़ के इतिहास बदले, हमने तो नहीं किया वो। हम तो कहते जो है वह बता दो बस, हम ये नहीं कहते गढ़ो, हम ये नहीं कहते मिथ्स बनाओ, हम बोलते जो है उसको स्वीकार करो। हमने इतिहास को मिथ बना के छोड़ दिया। अब तो बड़ी है समाज में स्वीकार्यता। ऐसा है ना कि कितने % तक ये सोशल मीडिया पहुंचा है, लेकिन बड़े स्तर पे परिवर्तन आया है। उसके अंदर संघ का बहुत बड़ा हाथ है, उससे जुड़े लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और वो उसके कारण समाज बदला है। सारा समाज तो संघ की शाखा में नहीं आता है, वो उन विचारों से जुड़ता है, और जुड़ता है इसके कारण वो बदल आता है। धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है, और आगे और भी क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना कि जो हम हैं वही तो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। क्यों संघ को खत्म नहीं कर पाए? संघ तो वही कर रहा है जो हम सबको पता है, वही ज्ञान, वही हमारी संस्कृति की जड़ें, जिसको संघ याद कर रहा है, याद करवा रहा है, उसको नर्चर कर रहा है।
योग आज इतनी बड़ी चीज़ बनी है। हम जब योग करते थे शाखा में मजाक उड़ता था समय योगासन का। इसके कारण ये जो बदलाव आया, क्योंकि यहाँ का ज्ञान विज्ञान हम लोगों को याद करवा रहे हैं, यहाँ की सभ्यता याद करवा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति याद करवा रहे हैं, इसके कारण वो संघ का भाव समाज में धीरे धीरे जागा। इसके कारण समाज बदला है। और इसी के कारण विरोध भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि पुरानी चीजें याद आए। क्योंकि जिनकी जीवन की पेंशन इससे जुड़ी है कि हम तो बाहर से आए लोग थे। हाँ, ये तो भारत तो खाली एक देश पड़ा था। किसी ने लिखा, अभी किसी में परसों पढ़ रहा था, मुझे चेक करना है कि ऐसा एक अंग्रेजी स्टोरी ने लिखा कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार बीच में कुछ था ही नहीं। हम एक खुला मैदान थे, लोग आते गए बसते गए, वो कारवां बोलते हैं ना, एक लोग आते गए कारवां जुड़ता गया, ये हमारी परिभाषा थी। और हम क्योंकि एक महान समृद्ध सभ्यता थे जिसके अंदर हर गुण था, इसलिए लोग अट्रैक्ट होके आते थे। ट्रेडिंग तो कब से चल रही थी? बीसी यानी क्राइस्ट के पहले से चल रही है। रोम के साथ, वेस्ट अरबी देशों के साथ में वो व्यापार कैसे चला? जहाज कैसे बने? जहाज जो सारी दुनिया में मशहूर हुए कैसे बने? तलवारें कैसे बनी हमारे मटेरियल से? जिंक को करना फर्नेस में, ये किसी को पता नहीं था आज से कितने सैकड़ों साल पहले तक। वो बाहर कितने साल भारत में विद्या थी, फिर वो बाहर गई, क्योंकि जिंक तुरंत जम जाता है मेल्टिंग होने के बाद में। तो ये सारी बातें जो हैं, ये जब हमको, ये जिनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके तो पेंशन में आर्यन रिलीजन थ्योरी पे जिनकी रोटी पानी चल रही है, वो कैसे स्वीकार करेंगे? जिनकी राजनीति आर्यन द्रविड़ डिवीजन पे चल रही है, कैसे स्वीकार करेंगे? आपको कार्तिक आपको मंजूर है, सबसे बड़ा भगवान है तमिल का, लेकिन उसके जो पिता हैं शिव, वो स्वीकार नहीं है। इससे बड़ी रैशनल बात क्या हो सकती है? इसीलिए उनको ये सारा स्वीकार नहीं, इसके उनको चिंता है कि हमारी पॉलिटिक्स डूब जाएगी। इसीलिए आरएसएस की जरूरत है कि इतिहासकार को ये है कि मेरे इतिहास की सारी मेरी जो पेंशन लगी है बंद हो जाएगी। हाँ, तो रीराइटिंग नहीं हो रही है, इतिहास जो है उसको दोबारा बताने की कोशिश हो रही है। रीराइट तो उन्होंने किया, पहले अंग्रेजों ने किया, उसके बाद में हमारे लेफ्टिस्ट लोगों ने किया। हम तो कहते जो थी दोबारा बता दो हमको बस। अच्छा सर, अभी आपने इतनी किताबें लिखी हैं, तो मुझे ये भी पूछना है आपसे कि उन सारी किताबों में सबसे फेवरेट कौन सी है, और उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ जो आप हमें बता पाएँ जो आपको अच्छा लगा लिखकर भी। और जो नेचुरली मैंने लिखी, मतलब मुझे इच्छा थी इसीलिए लिखी। मैंने हर विषय पे लिखी, अपनी इच्छा से लिखी। मैं कह सकता हूँ कि सबसे एकेडमिक रूप से जो सबसे समृद्ध किताब है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस पे, जो मेरी पीएचडी की थीसिस है, जिसके अंदर जो प्रोफेसर ईशन पाठक ने मुझे इंस्पायर किया, और उसके अंदर मुझे बहुत होमवर्क करना पड़ा। संघ के प्रस्ताव या संघ की पॉलिसी मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, किसी को पता ही नहीं है। इसके कारण फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत पसंद है। लेकिन जनरल एक्सेप्टेंस के लिए संघ को समझना है एक आम भाषा की भाषा, एक आम आदमी की भाषा में, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि लोग संघ को क्यों गलत समझते हैं, लोग संघ को जानते क्यों नहीं है, अच्छे काम क्यों कोई बताता नहीं है। तो लोगों को संघ बताना, ये सोच के मैं हिंदी भाषा होते इंग्लिश में मैंने पहले किताब लिखी RSS 360। तो आज वो प्राइमरी बुक बन गया संघ की। मैं से कई लोग मिलते हैं, तुम्हारी किताब पढ़ी मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया। एक लड़की बोली मैंने किताब पढ़ी मैं स्वयंसेविका बन गई, मुझे बोलो कहाँ जाना। ये जो मुझे सबसे एक संतुष्टि होती है कि मैंने जो समझाने की कोशिश की वो लोग समझ रहे हैं, और लोग मतलब एक तरह से प्राइमर बन गई है। अभी आज मेरा ख्याल है 10 साल हो गए इस किताब को। अभी पिछले हफ्ते उसका 3रा एडिशन, आई एम नॉट सेइंग रीप्रिंट, रिवाइज्ड एडिशन अभी पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ है, उसका भी प्रिंट आना है। कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। संघ और स्वराज ये किताब है जिसके अंदर संघ की फ्रीडम स्ट्रगल में रोल, ये थोड़े पेजों में बताने की कोशिश की। कोई भी पढ़ ले, कोई भी रेफ़र कर ले, 100 पेज की किताब है। उसकी संतुष्टि है कि वो पढ़ के लोग, आज टीवी के अंदर भी मेरी किताब पढ़ के लोग उसको अपना अपना उत्तर देते संघ के लिए, जो संघ को नहीं जानते। तो हर किताब की अपना महत्व है। इवोल्यूशन ऑफ आरएसएस संघ का इतिहास है, सरसंघ चालकों के विचार से लेकर। एक मेरी पहली किताब थी द ग्लोबल हिंदू, जो मेरे चाचा जी की जीवनी पे आधारित थी, जिन्होंने कीनिया में काम शुरू किया। तो हर किताब का अपना महत्व है। मैं तो आया बड़ा लेट लिखने में, तो पहले एडिट करता था शौकिया। हालांकि मेरे स्कूल के अंदर हर लैंग्वेज के अंदर टॉप मार्क्स होते थे, एकेडमिकली टॉप था, लेकिन मैंने लिखने के बारे में सोचा नहीं था। एडिट किया, फिर एक जिसकी एडिट किताबें 2 की मैंने, उसने कहा सर आप लिखो आप लिखो। तब मेरे मन में आया कि भाई संघ के बारे में क्या सीक्रेट है, क्यों सीक्रेट से ऑर्गेनाइजेशन लोग संघ को बोलते हैं। 2009 में किसी ने कहा था कि आरएसएस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल मोहन भागवत जी बने सरसंघ चालक या न्यूज़, ऐसा करके न्यूज़ आइटम था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तब मेरे मन में जागा कि इसके बारे में तो कुछ उत्तर देना पड़ेगा। तो पहले आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल बेस बना मेरी किताब का। तो लोगों को साधारण भाषा में, विदाउट द टिपिकल वर्बिएज और टिपिकल एक बोलने की स्टाइल संघ की, उसको छोड़ के
आउटसाइड सोर्सेस के द्वारा रेफरेंस करके हिंदुत्व के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, वो बहुत उसके अंदर मैंने जो लिखा वो एक साधारण लोगों को समझ आए, वो मुझे उसका आनंद था। और उसका जो है रिसेप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग समझ पा रहे हैं, इसके कारण मुझे लगता है कि वो किताब सबसे पॉपुलर है। मेरे तो सारे अपने ही बच्चे हैं तो रज्जू भैया के चरित्र लिखा है सबसे पहले, लिखी हुई है एक और उसके लिए भी काफ़ी जमा किया। तो जब ऐसे किताबें लिखते हैं आपको खुद इतनी जानकारी मिलती है, और ऐसे ऐसे भले भले लोगों के बारे में, ऐसे ऐसे त्यागी लोगों में पता चलता है कि रियलाइज़ कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। दुनिया बहुत कुछ, संघ के लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। उनके जब मैं त्याग पढ़ता हूँ उनके बारे में, रज्जू भैया या गुरु जी सब के बारे में। रज्जू भैया ने वायलिन बजाते थे, छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, गीत बनाते रहे बाद में भी, लेकिन वायलिन बजाना छोड़ दिया। गुरु जी ने सितार और बंसुरी छोड़ दी बिना बोले। और यादवराव जोशी बहुत बड़े गायक थे जिनको पंडित भीमसेन जोशी मानते थे, अवार्ड विनिंग गायक थे। उन्होंने गायकी छोड़ दी, केवल संघ के गीत गाते थे। संघ की प्रार्थना जो आज हम बोलते हैं वो यादवराव जोशी ने उसकी धुन बनाई थी, सबसे पहले उन्होंने गाई थी। तो बड़े बड़े स्तर का त्याग, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बाकी तो नौकरियां छोड़ी, अपना काम धंधा छोड़ा, या गोल्ड मेडलिस्ट जाके प्रचारक बन गए। कैसे चलता है सर, इसमें मिलता तो कुछ भी नहीं है। आदमी जन्म कर लेता है। पहला प्रश्न है आदमी जी क्यों आया इस जब विश्व में, क्यों आया, इसका उत्तर ढूंढता है। तो ध्यान में आता है केवल अपना पेट भरने, परिवार बनाने नहीं आया हूँ। तो संघ में आने के बाद केवल अपने बारे में नहीं सोचना, फिर सबके बारे में सोचना। 1 घंटा जब आने लगता है कि अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना, उस विचार से धीरे धीरे लगता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सब अपने ही है, अपने लिए किया तो केवल क्या किया, ये जो भाव है, इसके कारण फिर वो आगे 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे देने लगता है, फिर जीवन दे देता है। तो ये जो पुल है त्याग की, अपने आत्मा में है, अपने सोच में है, उसको जागृत करने का काम संघ की शाखा करती है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी मन की जो ग्रंथियां थी वो खुल गई और बहुत सारी नई नई बातें भी पता चली हैं संघ के बारे में। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं आप सभी से, फिर मिलेंगे मुंबई पंच नए भारत का शोर में। धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। फिर शुभेच्छाएं बहुत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।